हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, सुबह की जो आपकी क्लास हुई थी उसी का प्रैक्टिस सेट है। हालांकि 2 दिन का प्रैक्टिस पहले का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन हमने दो जो प्रैक्टिस सेट छूटे थे हमने उसको किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका संवर्धन यानी लिवलीहुड प्रमोशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आप केवल को काट दे तो ये पहला और तीसरा और कट गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि जो केवल वाले प्रश्न होंगे अगर उनको काट देंगे आप तो राइट जवाब पे पहुंच जाएंगे। यानी ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका की गुणवत्ता में सुधार करना इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि यानी एग्रीकल्चर के तहत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। तो फूल और सजावटी पौधे हैं, अंगूर, सेब और स्ट्रॉबेरी है, गेहूं, चावल या दालें हैं और भेड़, बकरी या मुर्गी पालन है। तो आपको पता है कि भारतीय जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं, चावल और दालें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुधन यानी लिव स्टॉक्स को किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल यानी सेफ्टी नेट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल है तो इसको काट देते हैं हम। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। यह फसल की विफलता के दौरान नियमित और वैकल्पिक आय जैसे दूध और अंडा प्रदान करता है। तीसरा कहता है कि पशुधन को पालने में कोई निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। और चौथा कह रहा है कि पशुधन का स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता है। तो पशुधन जो है किसानों के लिए एक सुरक्षा या सेफ्टी नेट क्यों प्रदान करता है, क्योंकि जब फसलें बर्बाद हो जाती है, नहीं जब खेती बर्बाद हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, या फसल की विफलता के दौरान नियमित और वैकल्पिक आय जैसे दूध और अंडा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की कौन सी विशेषता इसे कृषि की तुलना में अधिक लाभप्रद बनाती है। तो पहला, इसमें पानी और श्रम बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है। दूसरा है, फसल के खराब होने का जोखिम बहुत कम होता है। तीसरा है, प्रति यूनिट बाजार मात्रा में इनकी बाजार कीमत अधिक होती है और निर्यात उन्मुख यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकता है। और चौथा है, इसे उगाने के लिए किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको पता है जो बागवानी जो खेती है, जैसे आपने देखा था गुलाब की खेती वगैरह, ये क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा राइट जवाब होगा। इनकी जो प्रति यूनिट वजन या मात्रा में इनकी बाजार कीमत अधिक होती है, यानी इनका मूल्य जो होता है अधिक होता है और ये निर्यात उन्मुख हो सकते हैं। ठीक है, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है जो आजीविका विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का समर्थन करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह खेती पर एक ही फसल बार बार उगाना। दूसरा है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना। तीसरा कह रहा है कि केवल सब्जी और फलों को एक साथ उगाना। और चौथा है जलीय कृषि और मछली पालन पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपको पता है जो मिक्स खेती होती है यानी मिक्स्ड कृषि कहते हैं, जहाँ पे फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करनी, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना, ताकि अगर फसल बर्बाद भी हो जाए तो आजीविका का स्रोत बना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बागवानी उत्पादों के लिए कौन सी आवश्यकता कृषि उत्पादों जैसे अनाज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो अत्यधिक उच्च तापमान पर खुले मैदान में भंडारण करना, या सिंचाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कोल्ड चेन यानी शीत श्रृंखला और वितरण परिवहन ताकि उपज खराब ना हो, और केवल अप्रमाणिक स्थानीय बीजों का उपयोग। तो आपको पता है जो बागवानी उत्पादों के लिए कौन सी जो कृषि उत्पाद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो कोल्ड चेन यानी शीत श्रृंखला और त्वरित परिवहन ताकि उपज खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फार्म आधारित आजीविका को बढ़ावा देने में पशुधन की कौन सी विशेषता ग्रामीण परिवारों को पोषण सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे देखिए केवल है तो इसको हम कट कर देते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, पशुओं को वित्तीय संकट के समय बेचने की क्षमता है। चौथा है प्रोटीन या विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मांस, अंडे की निरंतर आपूर्ति। और चौथा कह रहा है कि पशुओं द्वारा खेत की उर्वरता में सुधार करना। तो आपको तो पता है जो पशुधन होता है वो आजीविका संवर्धन में कैसे आधारित होते हैं, यानी जो फार्म आधारित आजीविका होती है उससे क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, उच्च प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मांस जैसे कि इनकी आपूर्ति इससे होती है। ये जो होते हैं वो पोषण आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि यानी गैर फार्म यानी नॉन फार्म आजीविका की श्रेणी में आती है। आपने फार्म और ऑफ फार्मिंग या नॉन फार्मिंग आपने देखा था, ठीक है, क्लास में हमने किया था, ठीक है। तो फूलों की खेती है, मवेशी पालन और डेयरी उत्पाद है, ईंट भट्टा या मिट्टी के बर्तन है, या गहन अनाज की खेती है। तो आपको पता है जो नॉन फार्मिंग के तहत आती है वो क्या आता है, ईंट भट्टा और मिट्टी के बर्तन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुधन का कौन सा उत्पाद कृषि यानी किसान की खेती की लागत को कम करने में मदद करता है। तो मांस का उत्पाद, दूध का उत्पाद या गोबर की खाद जिसका उपयोग खेती की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऊनी कपड़े का बनाना यानी वुलन जो क्लोथ होते हैं। तो आपको पता है जो कौन सा पशुधन है यानी पशुओं की जो धन में जो आपने देखा था, मैंने बताया था कि जो गोबर होता है उनका यानी जो मवेशी खाद होते हैं, उससे क्या होता है कि जो खेती की लागत यानी पैदावार बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, गोबर की खाद जिसका उपयोग खेती की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फार्म आधारित आजीविका में कृषि यानी एग्रीकल्चर की एक प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह प्रकृति में पूरी तरह से पूंजीगहन यानी कैपिटल इंटेंसिव है, या यह प्रकृति में अत्यधिक मौसमी यानी सीजनल है, या यह गैर मौसमी और साल भर नियमितता आधारित है, या चौथा इसका मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्यात करना है। तो आपको पता है जो फॉर्म आधारित खेती होती है यानी एग्रीकल्चर होती है उसकी विशेषता क्या होती है, तो यह गैर मौसमी और साल भर जो होता है साल भर नियमित आय प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्म आधारित आजीविका में कृषि, सॉरी यहाँ पे नॉन फार्मिंग नहीं कह रहे, कृषि यानी फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो यह प्राकृतिक पर अत्यधिक यानी मौसमी पर अत्यधिक निर्भर है। जो हमारी खेती होती है वो मौसम पर आधारित होती है यानी ये फार्म आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट जवाब होगा। सॉरी इसका मैंने सी बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक इनपुट क्या है जिसने हरित क्रांति को संभव बनाया है। तो केवल जैविक, तो यहाँ पे जो केवल है इसको काट देते हैं। लकड़ी का हल जैविक खेती को नहीं बढ़ाता है यानी इनपुट जो नहीं प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, उच्च उपज वाली किस्म के बीज। आपको पता है जो हाई यील्ड वैरायटीज के बीज होते हैं जिनका उपयोग हरित क्रांति के समय किया गया था, जिससे क्या हो गया था कि उत्पादन दुगना हो गया था, यानी जितना प्रोडक्शन पहले होता था, जितना अनाज पहले उत्पादित होता था उससे ज़्यादा उत्पादित होने लगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। अगला कह रहा है कि पशुधन द्वारा प्रदान की जाने वाली आय की प्रकृति कैसी होती है जो किसानों के लिए सहायक होती है। तो यहाँ पे देखिए केवल है तो इसको हम काट देते हैं। कह रहा है कि अत्यधिक जोखिम भरा और लगातार नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तीसरा कह रहा है कि यह नियमित और पूरे साल चलने वाली है, और चौथा काट देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पशुधन होता है वो क्या होता है, नियमित और पूरे साल भर आय प्रदान करने वाला होता है, ठीक है। इससे नुकसान बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बागवानी में फूलों की खेती के लिए बागवानी की कौन सा उपक्षेत्र जिम्मेदार होता है, यानी जो ओलेरीकल्चर है, पोमोलॉजी है, या फ्लोरिकल्चर है, या सेरीकल्चर है। तो आपको पता है जो फूलों की खेती किससे की जाती है, तो फ्लोरिकल्चर के माध्यम से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा, फ्लोरिकल्चर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बागवानी को कृषि की तुलना में अधिक श्रम गहन क्यों माना जाता है, क्योंकि यह फसलों और सब्जियों को रोपने के लिए मशीन का इस्तेमाल करता है, या क्योंकि इसमें एक बार में ही सारी फसल काट ली जाती है, या कटाई छटाई या पैकेजिंग के लिए जैसे कार्यों के लिए अधिक सटीक मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, और चौथा कह रहा है कि क्योंकि बागवानी उत्पाद कभी खराब नहीं होते। तो आपको पता है जो बागवानी की खेती होती है उसमें गहन श्रम क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि कटाई छटाई यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब होगा, कटाई छटाई और पैकेजिंग जैसे कार्यों के लिए अधिक सटीक मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फार्म आधारित आजीविका में क्या शामिल होता है, ठीक है। फार्म आधारित जो आजीविका होती है उसमें क्या सम्मिलित होता है, तो कुक्कुट पालन होता है, रेशम उत्पादन होता है, या ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग होता है यानी हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, या सब्जी और मसालों की खेती होती है। तो आपको पता है जो फार्म आधारित आजीविका में क्या शामिल नहीं होता है, जो फार्म आधारित,
दो चीज़ें हमने देखा था, एक ऑफ फार्मिंग होता है, एक नॉन फार्मिंग होता है। तो फॉर्म आधारित आजीविका में क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग जो होते हैं नॉन फार्मिंग में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एकीकृत खेती प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग महंगे इनपुट खरीदना। दूसरा है एक गतिविधि में अवशिष्ट यानी वेस्टेज का उपयोग दूसरी गतिविधि के लिए इनपुट के रूप में करना। तीसरा है खेती को पूरी तरह से बंद करके केवल मछली पालन करना। और चौथा है केवल। तो ये जो केवल वाले ऑप्शन हम उसको काट देते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है जिसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। एकीकृत खेती प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मुख्य लाभ है एक गतिविधि के अपशिष्ट यानी वेस्टेज का उपयोग दूसरी गतिविधि के इनपुट के रूप में करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आजीविका को आमतौर पर सबसे अधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस आजीविका के लिए होती है, तो पशुधन के लिए होती है, बागवानी के लिए होती है, या बड़े पैमाने पर अनाज और दालों की खेती के लिए होती है, या रेशम उत्पादन के लिए होती है। तो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा ज़मीन की जिसमें आवश्यकता होती है उसमें किस में होती है, तो बड़े पैमाने पर अनाज और दालों के उत्पादन के लिए आपके पास ज़्यादा खेत या जो भूमि की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका विविधीकरण यानी लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये केवल है तो इसको काट देते हैं हम वैसे। दूसरा कह रहा है कि आय के स्रोतों की संख्या बढ़ाकर आजीविका के जोखिम को कम करना और स्थिरता लाना। तीसरा, या पूरी तरह से गैर कृषि फार्म क्षेत्र में जाना। या चौथा कह रहा है कि पशुधन को पूरी तरह से समाप्त करना। तो आपको पता है जो आजीविका विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि ऑप्शन नंबर बी, आय के स्रोतों की संख्या बढ़ाकर आजीविका के जोखिम को कम करना और स्थिरता लाना। यानी आय के जो भिन्न भिन्न स्रोतें प्रदान करना जिससे क्या हो कि इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि में मानसून पर निर्भरता से जुड़ा सबसे बड़ा जोखिम क्या है। तो कीटों और रोगों का प्रकोप है, दूध की कीमत में उतार चढ़ाव है, या सूखा और अत्यधिक वर्षा है यानी बाढ़ है, या कृषि उपकरणों का पुराना हो जाना है। तो आपको पता है जो मानसून की निर्भरता पर सबसे बड़ा जो जुड़ाव जो सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है, तो सूखा और अत्यधिक बाढ़ की या वर्षा की समस्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कभी क्या होता है कि सूखा पड़ जाएगा या कभी इतना ज़्यादा बारिश होगी कि क्या होगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और आपका ये लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, कह रहा है कि बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर को श्रम गहन होने के बावजूद कौशल गहन यानी स्किल्ड इंटेंसिव क्यों माना जाता है। क्योंकि किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसमें केवल हाथ से जुताई की जाती है, तो ये काट देते हैं हम। तीसरा कह रहा है कि फसलों की सही जुड़ाई यानी पैकेजिंग, पिकिंग, ग्रेडिंग और कटाई के बाद ही हैंडलिंग के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। और चौथा कह रहा है कि यह पूरे साल नियमित आय प्रदान करता है। तो आपको पता है जो बागवानी वगैरह की हमने चीज़ें देखी, तो उसमें जो आपको पता है कि कुछ स्किल्ड उसमें क्या होगा, प्रशिक्षण चाहिए, स्किल्ड लोगों को ही उसमें वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। फसलों की सही जुड़ाई, ग्रेडिंग और कटाई के बाद हैंडलिंग के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब है। तो ये आपके 20 प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट के। तो अब आप बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना ना भूलिएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।